लेट्स माइक, देश का मिजाज। देश के मिजाज के साथ मैं प्रदक्षिणा। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर बात। मणिपुर में हिंसा के बाद अब महंगाई की मार। मुंबई में काल बनी लोकल ट्रेन, 10 गिरे 4 की मौत। बेंगलुरु में नए मेट्रो रूट का उद्घाटन। लखनऊ में भी मेट्रो फेज 2 का निर्माण शुरू। मणिपुर में हिंसा के बाद हाईवे ब्लॉकेज और ट्रांसपोर्ट रूट प्रभावित होने से आम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर चुराचांदपुर और राजधानी इम्फाल में खाने पीने की चीजों और दवाइयों की भारी कमी है। जरूरी सामान के दाम बढ़ गए हैं। हिंसा प्रभावित कई इलाकों में दवाइयां तक नहीं मिल रही हैं। चुराचांदपुर को कुकी समुदाय का गढ़ माना जाता है। ये नेशनल हाईवे 2 और 37 के जरिए असम और नागालैंड से जुड़ता है। फिलहाल ये दोनों हाईवे बंद हैं, लिहाजा सारी चीजें मिजोरम के रास्ते आ रही हैं। इससे ट्रकों को लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में दीबा और मुंबा स्टेशन के बीच एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ। कसारा से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जा रही एक तेज लोकल ट्रेन में अत्यधिक भीड़ के कारण 10 से 12 यात्री दरवाजे पर लटक रहे थे, जिसमें से 4 यात्रियों की गिरने से मौत हो गई और 6 घायल हो गए। रेलवे और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच और राहत कार्य चलाया और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेलवे ने भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए स्वचालित दरवाजे की सुविधा वाले रैक चलाने का आश्वासन दिया है। इस हादसे से लोकल ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ आने के संकेत मिले हैं। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस के बीच गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। ये गठबंधन 2029 का विधानसभा चुनाव ध्यान में रखकर बन सकता है। इस खबर ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। सोनम निकली बेवफा। डीजीपी बोले, राजा की हत्या सोनम नहीं कराई। आखिरकार उस अनसुलझी खबर की मिस्ट्री सुलझ ही गई जो काफी दिनों से चल रही थी। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या के बाद लापता उनकी पत्नी सोनम 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली। इसके बाद मेघालय डीजीपी आई नोरांग ने दावा किया कि पत्नी यानी कि सोनम ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर मर्डर कराया है। इससे पहले मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने एक्स पोस्ट में जानकारी दी कि वारदात में शामिल 3 हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमलावर मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। फिलहाल एक अन्य हमलावर की तलाश जारी है। इधर सोनम के पिता ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया है कि उनकी बेटी ने अपने पति की हत्या कराई होगी। उनका कहना है कि मेरी बेटी बेगुनाह है। मेघालय पुलिस ने उसे फंसाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी है। ढाबा मालिक साहिल यादव ने बताया, सोनम बदहवास हालत में मेरे पास आई। वो रो रही थी। उसने मुझसे मोबाइल मांगा और कहा मुझे अपनी फैमिली से बात करनी है। फोन पर वो रोने लगी। ढाबे पर मौजूद एक परिवार की महिला ने उसे ढांढस बंधाया, समझाया। इतनी देर में सोनम के भाई का मेरे मोबाइल पर कॉल आया। उन्होंने मुझे पुलिस को फोन करने के लिए कहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केरल सरकार ने बकरीद अवकाश 6 से बदलकर 7 जून कर दिया था। सरकार के इस फैसले से राजनीति गर्मा गई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इसे सांप्रदायिक एजेंडा और फांसीवादी कदम करार दिया है। विपक्ष ने सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया, जबकि सीपीआई एम नेता एम स्वराज ने इसे तुच्छ मुद्दा बताकर विवाद खारिज किया है। ये मामला 19 जून को होने वाले निलंबुर उपचुनाव के लिए प्रचार में छाया रहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर 8 जून से फ्रांस, यूरोपीय संघ और बेल्जियम की 7 दिन की यात्रा पर हैं। उनका लक्ष्य भारत यूरोप संबंध मजबूत करना और व्यापार, रक्षा और तकनीकी सहयोग जैसे क्षेत्रों में नए समझौते करना है। विपक्ष ने इस यात्रा को सकारात्मक माना, लेकिन कुछ नेताओं ने पूछा कि क्या ये भारत की घरेलू आर्थिक चुनौतियों से ध्यान हटाने की कोशिश है। भारत में कोविड के सक्रिय मामले 6133 तक पहुंच गए हैं, जिसमें पिछले 24 घंटों में 6 मौतें दर्ज की गई। केरल में 3 मौतें हुई, जबकि दिल्ली में 21 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से सावधानी बरतने और मास्क पहनने की सलाह दी है, खासकर उन लोगों को जो पहले से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। डीआरडीओ ने अपने पहले स्वदेशी लेजर आधारित डायरेक्टरेट एनर्जी वेपन MK2A का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में नेशनल ओपन एयर रेंज में किया गया। इस उपलब्धि ने भारत को अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल जैसे चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल कर दिया, जो उच्च शक्ति वाले लेजर हथियारों की तकनीक में महारत रखते हैं।
ये हथियार ड्रोन मिसाइलों और छोटे प्रोजेक्टाइल्स को सेकंडों में नष्ट करने में सक्षम है। बेंगलुरु भगदड़ मामले में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। डिप्टी कमिश्नर ने घायलों सहित कुल 45 लोगों को सम्मन भेजा है। गौरतलब है कि 4 जून को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर विक्ट्री परेड से पहले भारी भीड़ उमड़ने से जो भगदड़ मची थी उसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी और 75 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। भीड़ संभालने में हुई चूक और सुरक्षा इंतजामों की कमी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर जांच शुरू हो चुकी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। 7 जून को पटना में हुई पार्टी की बैठक में उनके चुनाव लड़ने पर चर्चा हुई और फैसला संसदीय बोर्ड पर छोड़ दिया गया। सूत्रों के मुताबिक चिराग सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, शायद पटना, दानापुर या हाजीपुर से। उनकी बिहारी फर्स्ट की रणनीति और एनडीए में बढ़ती ताकत ने सियासी हलचल तेज कर दी है। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि चिराग का चुनाव लड़ना उनका अधिकार है, लेकिन एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट है। इधर असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया एमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ गठबंधन की इच्छा जताई है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन ने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य बीजेपी को हराना है और इसके लिए वे तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। 2020 में सीमांचल की 20 सीटों पर एआईएमआईएम को 14.3% वोट मिले थे, जो मुस्लिम वोटों को एकजुट करने में उनकी ताकत दिखाता है। बिहार के छपरा में एक दुकानदार और उनके भाई की गोली मारकर हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी है। ये घटना 27 मई की रात की है, लेकिन अब इसने फिर से सुर्खियां बटोरी हैं क्योंकि विपक्षी दल आरजेडी ने इसे राक्षस राज का उदाहरण बताते हुए नीतीश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला है। आरजेडी ने अपने एक्स पोस्ट में नीतीश कुमार और 2 उप मुख्यमंत्रियों पर अपराधियों के समान बिल में छिपने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। बेंगलुरु में आज मेट्रो के एक नए रूट का उद्घाटन हुआ। ये रूट केआर पुरम से केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 25 किलोमीटर लंबा है, जिसे ग्रीन लाइन के विस्तार के तौर पर चालू किया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका लोकार्पण किया। इस रूट से यात्रियों को हवाई अड्डे तक पहुंचने में लगने वाला समय 90 से घटकर 45 मिनट रह जाएगा। इस परियोजना की लागत करीब 8,000 करोड़ रुपए रही और 25 किलोमीटर के रास्ते में 20 स्टेशन बनाए गए हैं। राज्य सरकार का दावा है कि इससे बेंगलुरु की ट्रैफिक समस्या में कमी आएगी और पर्यावरण को भी फायदा होगा। राजधानी लखनऊ में मेट्रो फेज 2 का निर्माण शुरू। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेट्रो फेज 2 के निर्माण की शुरुआत हो गई है, जो राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। 8 जून को शुरू हुए प्रोजेक्ट में 11.165 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें 12 स्टेशन होंगे। इसकी कुल लागत 5,881 करोड़ रुपए है और 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये परियोजना लखनऊ के चारबाग से वसंत कुंज तक कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, जिससे शहर की ट्रैफिक समस्या में कमी आएगी और पर्यावरण को लाभ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत को उत्तर प्रदेश के विकास का नया अध्याय बताया। ये परियोजना न केवल लखनऊ के निवासियों के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। विधायक तेजपाल नागर की बेटी पर गुंडई का आरोप। उत्तर प्रदेश के दादरी से बीजेपी विधायक तेजपाल नागर की बेटी और उनकी सहेली पर सड़क हादसे के बाद गुंडई का गंभीर आरोप लगा है। 9 जून को आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार विधायक की बेटी की कार एक दूसरी अन्य कार से टकरा गई थी। इसके बाद एक महिला और उसकी बेटी को उनके फ्लैट में घुसकर कथित तौर पर मारपीट की गई। इस घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा किया। विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी पर गुंडाराज को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। एसपी ने अपने एक्स पोस्ट में इसे बीजेपी की गुंडाई का उदाहरण बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन ये घटना बीजेपी की छवि और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों पर असर डाल सकती है। वहीं अब ये मामला यूपी की सियासत में नया विवाद बनकर पैदा हो गया है।
अब सिंधु का पानी राजस्थान लाने की तैयारी। भारत ने आतंक से स्थायी तौर पर मुक्ति के लिए पाकिस्तान पर जल प्रहार की रणनीति पर काम शुरू किया है। सिंधु जल समझौता निलंबित करने के बाद पश्चिमी नदियों से पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोककर सिंधु चिनाब का पानी राजस्थान भेजने का कार्य शुरू हो गया है। जल शक्ति मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार ने चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज लिंक नहर परियोजना के निर्माण के लिए पूर्व संभाव्यता यानी प्री फिजिबिलिटी अध्ययन शुरू कर दिया है। सरकार की योजना है कि चिनाब का पानी रावी, व्यास, सतलज लिंक नहर बनाकर पंजाब के हरिके बैराज तक लाया जाए और उसके आगे मौजूदा सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए। प्रारंभिक आकलन के अनुसार 200 किलोमीटर नहर और 12 सुरंगें बनाकर पश्चिमी नदियों के पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार ने सिंधु नदी बेसिन से जुड़े सभी प्रोजेक्ट को तेजी से मंजूरी देने का फैसला किया है। जल्द से जल्द पर्यावरण मंजूरी देने की बात कही गई है। सिंगल विंडो सिस्टम पर काम हो रहा है। सिंधु नदी बेसिन से जुड़े एक एक प्रोजेक्ट पर भारत आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान की हलक सूखते चले जाएंगे। लक्ष्मणगढ़ और बारां निकाय उपचुनाव में लहराया बीजेपी का परचम। राजस्थान में सोमवार को 12 जिलों में हुए निकाय और पंचायत चुनावों के तहत सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका के वार्ड संख्या 9 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सरिता शर्मा ने शानदार जीत दर्ज की है। सरिता शर्मा ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी पूनम देवी को 365 मतों के भारी अंतर से पराजित किया। भाजपा प्रत्याशी सरिता शर्मा को कुल 640 मत प्राप्त हुए, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी वंदना शर्मा को 275 मत मिले। निर्दलीय प्रत्याशी पूनम देवी 59 मतों पर सिमट गई, वहीं 8 मत नोटा में पड़े। इस प्रकार सरिता शर्मा को 365 मतों से विजयी घोषित किया गया। राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को रिश्वत देने की कोशिश। राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को रिश्वत देने की कोशिश की गई है। शिक्षा मंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब ये वाकया हुआ। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बांसवाड़ा जिले के गुड़ा सरकारी स्कूल का टीचर चंद्रकांत वैष्णव है। आरोपी ने जनसुनवाई के दौरान शिक्षा मंत्री को पत्र देकर RSCERT के पाठ्यक्रम में उसकी पुस्तक शामिल करने की मांग की। फिर जनसुनवाई के वक्त ही मंत्री की टेबल पर 5,000 रुपए रख दिए। इस मामले पर मदन दिलावर ने कहा, जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए कहा। मैंने वो पत्र ले लिया। फिर बाद में मेरे फोटोग्राफर ने बताया कि टेबल पर कुछ कागज हैं जिसमें 5,000 रुपए मिले। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ। मैंने पुलिस को बुलाया और कागज और पैसे का लिफाफा पुलिस को दे दिया है। मुझे फंसाने की कोशिश की गई है। गुर्जर समाज की अगली महापंचायत 29 जून को। भरतपुर के बयाना ब्लॉक के गांव पीलूपुरा में रविवार को आयोजित गुर्जर समाज की महापंचायत में परमाल सिंह गुर्जर ने घोषणा की कि समाज की अगली महापंचायत 29 जून को दौसा जिले के सिकंदरा में आयोजित होगी। हालांकि आरक्षण समेत विभिन्न मांगों पर सरकार द्वारा सकारात्मक जवाब दिए जाने के बाद ये महापंचायत समाप्त कर दी गई थी, लेकिन कई युवाओं की मांगे मसौदे में शामिल नहीं होने के कारण असंतोष भी सामने आया। परमाल सिंह गुर्जर ने युवाओं से बातचीत कर उन्हें समझाया और ट्रैक को खाली करवाया। उन्होंने कहा कि अब इन मांगों को फिर से उठाने के लिए 29 जून को दौसा के सिकंदरा में महापंचायत बुलाई जाएगी। लेट्स माइक पर आप सुन रहे थे देश का मिजाज, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो इसे दूसरे लोगों के साथ साझा करें। हमारे ऐप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk.
Let's connect and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Let's connect and let's mic.